कि इस राज्यसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी प्रत्याशी मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया आज विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दोनों डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी सहित बीजेपी के कई और मंत्री और विधायक इनके प्रस्तावक बनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 27 फरवरी को बता दें कि राज्यसभा का चुनाव है। राजस्थान से 3 सीटें हैं इस बीच में और आज नामांकन का आखिरी दिन है। 20 फरवरी को आप अपने नाम को वापस ले सकते हैं। 8 फरवरी को बता दें नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 56 सीटें इस बार राज्यसभा की हैं जिस पर होना है चुनाव। राजस्थान से वही 3 है जहां पर कांग्रेस की तरफ से 1 सीट पर नामांकन दाखिल किया है सोनिया गांधी ने। तो वहीं आज गरासिया और दोनों ही राठौर दोनों ही आज नामांकन दाखिल करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कई विधायक और नेता बीजेपी के प्रस्तावक के रूप में मौजूद होंगे। 27 फरवरी को होना है राज्यसभा का चुनाव। 56 सीटों पर इस बार होना है चुनाव। 245 मेंबर राज्यसभा में होते हैं और 1/3 भाग पर यानी कि 1/3 मेंबर्स पे हर 2 साल में राज्यसभा का चुनाव होता है और जिसमें इस बार 1/3 मेंबर्स में होना है चुनाव। 56 सीटों पर राज्यसभा में 27 तारीख को होना है चुनाव। और बता दें कि राजस्थान की 3 सीटें हैं। 1 सीट पर विपक्षी तौर पर जहां पर सोनिया गांधी ने अपना नामांकन कल दाखिल कर दिया था, वहीं बीजेपी की तरफ से आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि मूल रूप से ओबीसी और एसटी वर्ग को इस बार बीजेपी ने उतारा है ताकि उसका सीधा इफेक्ट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। हालांकि मदन राठौर को तभी बात पता चली थी जब न्यूज 18 ने ये ब्रेकिंग फ्लैश की थी। सबसे पहले जब खबर बताई थी तब मदन राठौर को पता चला था कि उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है बीजेपी की तरफ से। यानी कि बीजेपी की जो फंडामेंटल्स हैं कि सोच समझकर और भनक भी नहीं रहता है, कार्यकर्ता के तौर पर उतारा है। चुन्नीलाल गरासिया विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं अपडेट की। बीजेपी जयपुर से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे और दक्षिण क्षेत्र से आता हूं, बीजेपी को वहां मजबूत करूंगा, ये बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं। बता दें चुन्नीलाल गरासिया विधानसभा पहुंचे हैं। मोदी जी जो भगवान के बराबर हैं, मैं उनकी ताकत बनूंगा और देश में राष्ट्रीयता का एक भाव भर के दक्षिणांचल से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हमारे मोदी जी जो भगवान के बराबर हैं, मैं उनकी ताकत बनूंगा और देश में राष्ट्रीयता का एक भाव भर के दक्षिणांचल से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत करूंगा। गरासिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मैं पीएम मोदी की ताकत बनूंगा। चुन्नीलाल गरासिया जो विधानसभा पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में आपको न्यूज 18 राजस्थान वो तस्वीरें भी दिखाएगा जब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र से आता हूं और बीजेपी को वहां मजबूत करूंगा। हाँ, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता है और असली ये लोकतंत्र की पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे पाली जिले से पूर्व विधायक आदरणीय मदन राठौर जी और आदिवासी बेल्ट से चुन्नीलाल गरासिया जी हमारा राज्यसभा का नॉमिनेशन करेंगे। तो सदैव भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का, सबका सम्मान करने का काम किया है। तो आपको बता दें कि बाबूलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बड़ा स्टेटमेंट दिया गया चुन्नीलाल गरासिया की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी की ताकत बनूंगा, दक्षिण क्षेत्र से आता हूं और बीजेपी को वहां मजबूत करूंगा। चुन्नीलाल गरासिया तो विधानसभा पहुंच गए, कितनी देर में राठौर पहुंच रहे हैं और नेता और मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम कितनी देर में पहुंचेंगे? जी, अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो पहुंचने वाले हैं विधानसभा में। उनका स्वागत किया जाएगा पार्टी की ओर से और जो प्रस्तावक बने हैं विधायक वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। 12:15 बजे का शुभ मुहूर्त है नामांकन दाखिल करने का, जमा कराने का। तो तय है तीनों ही जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और बीजेपी की ओर से मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया का चुना जाना तय है। और बीजेपी के जो नेता हैं बहुत उत्साहित नजर आए आज और सब यही कह रहे थे कि पार्टी ने साधारण कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में भेजकर पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा। आदिवासी अंचल पर खास तौर से फोकस है बीजेपी का इस बार से और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका प्रवास भी बहुत ज्यादा हो रहा है वहाँ
और साथ ही जो भी अध्यक्ष बनता है वो आदिवासियों के बीच में जाकर के रात गुजारता है, उनके साथ बैठता है, उनके मसले मसाइल जो हैं उन पर चर्चा करता है और पार्टी की वहां पर मजबूती पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में चुन्नीलाल गरासिया को मौका दिया गया है, जो सीनियर लीडर हैं, जनजाति जो समुदाय हैं उनमें उनकी अच्छी पकड़ भी है और बरसों से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनका योगदान है पार्टी के लिए वो ये है कि जिस दौर में बीजेपी कमजोर हुआ करती थी और गठबंधन की सरकारें चलाती थी, शुरुआती दौर में राजस्थान में जब 1990-91 का दौर था, भैरव सिंह शेखावत उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी। वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, एकता यात्रा निकाल रहे थे और उस यात्रा को जाना था कश्मीर के लाल चौक तक और उस यात्रा में शामिल होने के लिए अपने मंत्री पद की कुर्बानी तक दे दी थी चुन्नीलाल गरासिया और जोगेश्वर गर्ग ने। हालांकि उसके बाद में बहुत उतार चढ़ाव आए उनके राजनीतिक जीवन में गरासिया के, लेकिन वो संघनिष्ठ हैं, आरएसएस का जो विचार है उसको आत्मसात करते हैं और पार्टी की ये बेहतरी के लिए हमेशा वो लगे रहते हैं, चाहे उनको कहीं का भी दायित्व मिला हो। वर्तमान में भी वो पार्टी में पदाधिकारी हैं प्रदेश में, लेकिन उनको यकीन नहीं था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो जब उनको राज्यसभा भेजे जाने की खबर मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और बेहद खुश थे और आज अपनी खुशी का इजहार भी वो मीडिया कर्मियों के सामने कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि पार्टी को आदिवासी अंचल में मजबूत करेंगे। तो बीजेपी ने आदिवासियों के वोट में अपनी पकड़ को और ज्यादा गहरा और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो भी संभव हो सकता है वो काम करने की कोशिश की है और इसी कड़ी में भजनलाल सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पहले हेमंत मीणा को राजस्व मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, तो बाबूलाल खराड़ी के पास में जनजाति मामलों का मंत्रालय है और अब जो है चुन्नीलाल गरासिया जैसे वरिष्ठ खांटी आदिवासी नेता को राज्यसभा में भिजवाकर पार्टी ने संदेश दिया है कि वो आदिवासियों को किसी भी सूरत में अपने से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये गुजरात से सटा हुआ है और यहाँ पर जो आदिवासी बेल्ट है मध्य प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी आते हैं हिंदुस्तान के, और ये जो इलाका वागड़ का है इसमें भी आदिवासियों की बहुत बड़ी तादाद है और करीब 25 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासी जो वोट है वो प्रभावित करता है वहां की राजनीति को। और साथ में जो गुजरात का डांग का इलाका है तो उस पूरे बेल्ट पर इसका असर पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद यानी कि सर्वोपरि रहा है और इसी कड़ी में वो आदिवासियों के बीच में अपनी पहचान को, अपने परचम को और ज्यादा मजबूत बनाने के मकसद से अब मैदान में चुन्नीलाल गरासिया को उतारकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है और मदन राठौड़ को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे उनके साथ में। तो बड़ी बात यही है कि जिन नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनको पार्टी ने राज्यसभा भेजने का मौका दिया है। तो इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी और इस प्रयोग के जरिए बीजेपी लोकसभा के चुनाव को फतह करने की कोशिश करेगी कि सारी की सारी सीटें उसके खाते में आए और जो उसका मूल वोट है वो उसके साथ में बरकरार रहे। बिल्कुल। बाबूलाल, मदन राठौर कितनी देर में पहुंच रहे हैं विधानसभा? जी देखिए, उनका इंतजार है और वो भी आएंगे तो बात तो उनसे भी होगी, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो आ गए हैं। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, राजेंद्र राठौड़ है, जोगेश्वर गर्ग है, जोगाराम पटेल हैं और जो पार्टी के जो विधायक जो प्रस्तावक बने हैं वो भी विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो सब जो हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं पार्टी आलाकमान का कि सपने में ही नहीं सोचा था दोनों नेताओं ने कि उनको भी राज्यसभा जाने का मौका मिल सकता है। जब इतना कंपटीशन हो, बड़े बड़े नेता जब दावेदारी में हो और उनको भी जब लगे कि नहीं उनकी कोई वो क्या है, बीजेपी जब किसी को देती है तो पता नहीं चलने देती है, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा रहा था, किसी ने अटकलें भी नहीं लगाई थी कि मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को बीजेपी राज्यसभा भिजवा रही है। अलग ही नाम आ रहे थे, लेकिन मोदी हमेशा चौंकाते अपने फैसलों से और इस बार जब राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से चौंकाया है। तो एक बड़ी बात है, बीजेपी के कैडर को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है ताकि कार्यकर्ता काम करता रहे। पार्टी उसका हमेशा ख्याल रखती है। मदन राठौड़ को यहाँ तक कि उनको भी नहीं पता था कि वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं राज्यसभा के लिए, वो तो न्यूज 18 ने जब न्यूज बताई तब उनको पता चला, लेकिन जिन लोगों के नाम की चर्चा थी वो लोग नहीं गए, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर की तरफ रुक करते हुए बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा फैसला करते हुए बता दे कह दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार दिया है सीजीआई ने। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके पीछे की एक अहम ये खबर है, एक ये जानकारी है जहां साफ तौर पर चुनावी बॉन्ड को रद्द करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा कदम है, क्योंकि इस तरह से जो from the bank and you can give the money to the party which you want to give, and your name is doesn't disclose, which is against right to information, and it should be disclosed. So I filed a petition in Supreme Court in which I said it should be transparent and they should give the name and amount who donate the amount to the party. And the Supreme Court has also referred to the RTI and the Article 19(1) of Constitution of India. What do you have to say about that? देखिए, सुप्रीम कोर्ट give the best thing he can do because it is our right to information. This right is given by the Supreme Court that everyone should know everything which this article said, right to information. So it should be transparent. All the procedures should be transparent, and we can live healthy and happy life. Ma'am, what impact the judgment of Supreme Court going to have in this case? I think the judgment will make a big impact if the bond scheme should be cancelled, because funding is very important source of the political parties. Without funding we can't elect elections or everything. It's impossible for the politics. So it is important if it's done. मैम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुद्दे को समझते हुए आज जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो बड़ी बड़ा फैसला जो है, कॉर्पोरेट जगत जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी फंड के जरिए यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों को फंड करता है, और उसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको फेवर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में स्पष्टता को शुद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप में एक बड़ा फैसला देखा जाएगा। क्योंकि इस बड़े फैसले के तौर पर अगर इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये जानने का तो बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि तमाम जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फिलहाल फंड करते थे, और अगर ये जानकारी जनता के बीच में नहीं है तो ये लोकतंत्र में एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सवाल ही यही था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार दिया गया है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से पॉलिटिकल फंड पार्टीज को फंड मिल रहा है, क्योंकि फंड सबसे ज्यादा जरूरी है चुनावी पार्टियों के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और कहां से वो फंड आ रहा है इसकी who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy.
So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was that... What will happen to those, sir? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds. And all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political parties. So, any amount specified by the government नहीं, अब हिंदी में एक बार बोल देते हैं। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाए। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया को और सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, उस पर रोक लगा दी गई है। अब बात करेंगे स्कूलों में सूर्य नमस्कार की, क्योंकि वहीं राजस्थान के सभी सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। जयपुर के चौगान स्टेडियम में हुए मुख्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई नेताओं ने सूर्य नमस्कार किया और दिलावर ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में कभी भी इसे लेकर विरोध नहीं। चौगान स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में गढ़गौरी बाजार, महाराजा छोटी चौपड़ स्कूल के अलावा आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थी सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार में शामिल हुए। जयपुर के साथ जोधपुर, कोटा, टोंक, अजमेर सहित सभी जिलों में एक साथ लाखों बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और आज से हर दिन स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा। हालांकि मुस्लिम संगठन इसको लेकर लगातार आपत्ति जता रहा है, लेकिन हाईकोर्ट से, राजस्थान हाईकोर्ट से मुस्लिम संगठन को बड़ा झटका भी लगा जब कल राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जो याचिका संगठन है यानी मुस्लिम संगठन, वो रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, वो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे। तमाम जो मुस्लिम बच्चे हैं वो भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और उसमें लाखों बच्चे में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो सूर्य नमस्कार में सम्मिलित हुए हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बीच में जो सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, सूर्य नमस्कार जो आपकी दिनचर्या के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 12 स्टेप्स का ये सूर्य नमस्कार होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप सूर्य नमस्कार दिन में 10 बार कर लें तो आप समझिए पूरे अपने शरीर के हर एक पुर्जे को आप अपने दुरुस्त कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपकी दिनचर्या के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी के लिए ही राजस्थान में सभी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्कूल निजी हो या फिर सरकारी, हर स्कूल में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया गया। उसको लेकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। जयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, टोंक हो, शिक्षा मंत्री के साथ कई और मंत्री और नेता जुड़े, सूर्य नमस्कार किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे थे। एक नई पहल की गई है राजस्थान में बच्चों के लिए। तो आप शिक्षा मंत्री, बहुत दुख है इस बात का कि जो सूर्य भगवान हम सबको सब कुछ देता है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करना चाहते और विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको सद्बुद्धि दे ताकि वह भी सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में आत्मसात करें। कुछ ऐसे लोग हैं जिस देश में विश्वास नहीं रखते हैं, भारत माता को अपनी भारत माता नहीं मानते हैं, उन लोगों ने विरोध किया है। मैं उनकी चिंता भी नहीं करता हूं। न माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इनकी चिंता करते हैं। यहां मैं देख रहा हूं कई मुस्लिम परिवारों के छात्र छात्रियां उपस्थित हैं, उन सब ने भी सूर्य नमस्कार किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाह रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मुस्लिम परिवारों के बच्चे सब बच्चों के साथ साथ उन्नति करें।
और अब बात करेंगे धर्मांतरण के धंधे की जो धड़ल्ले से चल रहा है। आखिर इसका मास्टरमाइंड है कौन? भरतपुर में आई खबर के बाद एक निजी होटल में जहां 400 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, उसको लेकर और फिर आगे बढ़ते हुए इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक 20,000 लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। खबर यह है कि लंबे स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्मांतरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। कल 2 महिला सहित 3 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बता दें कि 12 तारीख को भरतपुर में एक निजी होटल में 400 लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। तब अखिल भारतीय हिंदू परिषद एबीवीपी के छात्रों को पता चला और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे। लोगों में नोकझोंक हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, वहां से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मामला और तूल पकड़ता हुआ इसमें और ज्यादा खुलासे होते हुए और अब एसआईटी गठित कर दी गई है। कल 2 लोग के साथ 2 महिलाओं के साथ 3 लोगों को और पकड़ा गया है। और लेकिन अभी मास्टरमाइंड कौन है, जो सवाल लगातार न्यूज 18 पूछ रहा है कि कौन है मास्टरमाइंड धर्मांतरण का, क्योंकि खुलासे 400 के साथ एक निजी होटल में जिनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही थी, 20,000 लोगों, आंकड़ा और बढ़ गया, 20,000 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। किस बेसिस पे किया जा चुका, वो खुद चाहते थे, उनको बहला फुसला कर लाया गया, कौन कौन वो लोग थे, ये तमाम सवाल हैं कि धर्मांतरण का धंधा आखिर कौन चला रहा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, क्या वो चाहता है, ये बड़ी खबर है और जिसमें एसआईटी को गठित कर दिया गया है। साथ वार्ता सफल रही है। इस वार्ता में नरेगा पेट के साथ ही कई अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा भी की गई। पंचायत राज आयुक्त रवि जैन के साथ हुई वार्ता। राज्य वित्त आयोग 2022-2023 के बकाया 600 करोड़ 3 दिन में जारी करने का आश्वासन दिया गया और इसके अलावा एफएफसी 2023-2024 के आए हुए बजट का बकाया 400 करोड़ रुपए 20 फरवरी से पहले जारी कर दिए जाएंगे। वहीं नरेगा सामग्री मद के पेटे केंद्र और राज्य के मिलाकर 800 करोड़ जारी करने का शेड्यूल 2 से 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। अजमेर के झड़वासा कस्बे में संत समागम का आयोजन किया गया और झड़वासा कस्बे में प्रतिवर्ष संत समागम का आयोजन किया जाता है। गोपीराम मेघवंशी के मंगल चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई और समागम में प्रदेश भर से कई संतों और महात्माओं ने भाग लिया। संत समागम में संतों ने भक्ति की महिमा के विषय में लोगों को बताया, साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। और ये तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकर में फैला लेता ही और खबरों को देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।